हेलो फ्रेंड्स, आशा है कि आप बहुत बुलंद होंगे। नए साल में नए तोहफा के साथ मैं आप सबके बीच एक बार उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से बीपीएससी की परीक्षा लगातार हो रही है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पहले 5-5 साल पर होती थी। तो इस तरह से बिहार तथा अन्य राज्यों के स्टूडेंट्स को भी कई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि बीपीएससी जैसे कठिन तथा प्रतिष्ठित परीक्षा में सफल होकर एक अच्छा अधिकारी बन सके, एक प्रशासनिक अधिकारी बन सके। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से परीक्षा निरंतर हो रही है, उसी तरह से इसकी कठिनता तथा इसमें पास करने की चुनौती भी उसी तरह से बढ़ती जा रही है। तो इसमें कई छात्र इस बात को लेकर संशय में रहते हैं कि बीपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को किस तरह से टैकल किया जाए, इसमें कैसे क्वालिफाई किया जाए और कैसे अच्छे अंक लाए जाए। तो इसी दिशा में अनअकैडमी ने एक बेहतरीन प्रयास किया है और आज से अनअकैडमी ने बीपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए, बीपीएससी को अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करने के लिए एक नया कोर्स शुरू किया है और इस कोर्स में मैं भी प्रतिभागी बना हूं। यह मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप सबके साथ इंटरेक्ट करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं बताऊं कि मैं आपके बीच में क्यों हूं, कैसे हूं और किस तरह से कोर्स की शुरुआत होगी, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, मेरा नाम भास्कर ज्योति। अभी मैं बीपीएससी 63rd एग्जाम में 38th रैंक मैंने सिक्योर किया था। इसके साथ ही मैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस तथा इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट में पीएचडी का भी छात्र हूं, डॉक्टरल रिसर्च फेलो। मैंने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस की है, एमफिल इन इंटरनेशनल रिलेशन है। मैं पिछले कई सारे परीक्षा में, चाहे वो यूपीएससी का परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी में जो पॉलिटी का पेपर होता है, उन सारे परीक्षाओं में मुझे अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए मैंने यह प्रयास किया है कि आप सबको पॉलिटिकल साइंस तथा इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में मैं बता सकूं तथा इस परीक्षा में सफल होने में आपका मददगार साबित हो सकूं। दोस्तों, इससे पहले कि हम चर्चा शुरू कर सके तथा मैं अपनी स्ट्रेटजीज़ को आपके सामने रख सकूँ, मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने अनअकैडमी प्लस एक चैनल शुरू की है, जिस पे देश के प्रख्यात जो एडुकेटर्स हैं, चाहे वो मृणाल सर हों, वो इकोनॉमी की क्लासेस लेते हैं, चाहे खुद रोमन सैनी सर जिन्होंने यूपीएससी में 18th रैंक सिक्योर की थी, वो ऐसे की क्लासेस लेते हैं। ऐसे देश के तमाम जो अच्छे टीचर्स हैं, उनकी क्लासेस आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप अनअकैडमी की जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप दिल्ली के किसी भी कोचिंग में, यदि अच्छे कोचिंग में आप जीएस की क्लास लेंगे तो काफ़ी महंगा होता है, जैसा कि आप सबको पता है। लेकिन यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो अभी अनअकैडमी की तरफ से एक ऑफ़र दिया जा रहा है, जिसमें बीपीएससी में इस महीने यदि आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो मात्र 140 रुपये देने से आप इस महीने इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें ना सिर्फ आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं, साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाए जा रहे तमाम उन वीडियोस को देख सकते हैं जो कि देश के टॉप एडुकेटर्स पढ़ाते हैं। तो इस बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं तथा मैं अब डिस्कस करना चाहूँगा कि बीपीएससी जैसे कठिन परीक्षा में आप कौन सी स्ट्रैटेजीज के साथ, किन नीतियों के साथ, किन रणनीतियों के साथ आगे बढ़ें ताकि आपको सफलता मिल सके। सफलता ही नहीं बल्कि अच्छे रैंक प्राप्त हो, आप अच्छे अधिकारी भी बन सके। तो दोस्तों, किसी भी परीक्षा को में सफल होने के लिए, किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप उसके प्रति कितने कमिटेड हैं, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या है, क्या आप एक कुशल रणनीतिज्ञ हैं या नहीं हैं। परीक्षा सिर्फ पढ़ाई की नहीं होती है, परीक्षा इस बात की रणनीति पर भी डिपेंड करती है कि आप उसके प्रति कितने समर्पित हैं। तो सिविल सेवा परीक्षा, जिसे हम लोक सेवा परीक्षा कहते हैं, चाहे वो यूपीएससी जैसी परीक्षा हो, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षा हो, इसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वह चाहिए कि आप इस लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हैं। तो दोस्तों, समर्पण का अर्थ यह होता है कि आप सिर्फ पुस्तक को सामने रख के बैठ ना जाएं, बल्कि उसके प्रति समर्पण, उसके प्रति जो ईमानदारी होती है वह दिखाएं। कई मित्र जब जोश आता है तो एक ही दिन में 15 घंटा पढ़ लेते हैं, 16 घंटा पढ़ लेते हैं, 17 घंटा पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर अगले 2-4 दिन के बाद वह जोश खत्म हो जाता है और फिर पढ़ाई भी धूमिल हो जाती है। तो दोस्तों, यह अप्रोच एक अच्छा अप्रोच नहीं होता है। यदि आप लोक सेवा आयोग के परीक्षा को में सफल होना चाहते हैं, इसमें अच्छे रैंक के साथ सफल होना चाहते हैं, तो सबसे जो पहली ज़रूरत होती है वह यह है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। मतलब आप 5 घंटा ही यदि पढ़ रहे हैं, आप 6 घंटा ही यदि पढ़ रहे हैं, तो आप साल के 365 दिन आप 6 घंटा पढ़ाई कीजिए। यदि किसी कारणवश आप किसी दिन 5 घंटा या 6 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं तो आप उसको अगले दिन कंपनसेट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन यह बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं होगा कि आप एक दिन 18 घंटा पढ़ लें, क्योंकि मैंने भी अपने अनुभव से देखा है
जिस दिन आप 18 घंटा पढ़ेंगे वो एग्जाम के टाइम का एक अलग मोमेंटो होता है, जिस समय आपके पास जोश होता है, ऊर्जा होती है, कुछ बाध्यताएं होती हैं, कंपल्सन्स होता है, तो उस समय आप 18 घंटा पढ़ सकते हैं। लेकिन उस 18 घंटा की कंटिन्यूटी नहीं रह सकती है, ये मैंने निजी अनुभव से पाया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बजाय 15 घंटा हर दिन पढ़ने के, आप यदि एक मिनट, यदि आप हर दिन 5 से 6 घंटा भी पढ़ रहे हैं लेकिन नियमित तरीके से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप सफल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यह जो लोक सेवा का परीक्षा होता है, सिविल सेवा का परीक्षा होता है, इसमें आपको विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको PhD करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहा जाता है एक सिविल सर्वेंट को कैसा होना चाहिए, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स बट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। आपको हर एक विषय की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, आपको मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है। अब इस जानकारी को आप कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए सबसे अधिक जरूरी है निरंतरता। और यदि निरंतरता आप में है तो आप जरूर सफल होंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप निरंतर हो गए, आपने पढ़ाई करने की ठान ली कि 5 से 6 घंटा हर दिन पढ़ना है। उसके बाद पढ़ाई करें तो क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें? तो दोस्तों, यह जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है, यह कोई अनोखी परीक्षा नहीं है, यह कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री की परीक्षा नहीं है कि आपने किताबों में पढ़ लिया, उससे जाके एग्जाम में लिख दिया तो आप सफल हो जाएंगे। यह लोक सेवा की परीक्षा है, इसमें आपको एक लोक सेवक बनना है, सिविल सेवक बनना है, जनता के बीच जाना है। तो जनता के बीच आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप जनता के पल्स को समझ सकते हैं। और जनता के पल्स को आप कैसे समझ सकते हैं? वह तो दिन प्रतिदिन जब आप अखबार पढ़ेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आप जनता के बीच की समस्या क्या है, उसके निराकरण करने की क्या विधियां हैं, उस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है। तो इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए, इन तमाम चीज़ों के पे इंफॉर्मेशन एकत्रित करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट साधन होता है वह है कि आपको हर दिन अखबार पढ़ना चाहिए। हम में से कई मित्र मानते हैं कि अखबार सिर्फ न्यूज़ का साधन होता है। दोस्तों, आपके लिए अखबार न्यूज़ का साधन नहीं है। अखबार न्यूज़ का साधन उन लोगों के लिए हो सकता है जो कि कामकाजी लोग हैं, जिनको बस यह पता करना होता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन आप जब एक अभ्यर्थी हैं, आप जब एक प्रतियोगी हैं, तो आपके लिए अखबार एक न्यूज़ का साधन नहीं बल्कि पाठ्यक्रम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। तो आपकी तैयारी का जो सबसे पहला स्टेप है वह है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हर दिन पढ़ना चाहिए, नियमित पढ़ना चाहिए। अब जब न्यूज़पेपर पढ़ने की बात आती है तो कई मित्र हमसे सवाल करते हैं कि कौन से न्यूज़पेपर पढ़ें, बाजार में तो इतनी तरीके की पत्रिकाएं मिलती है, इतना तरह का न्यूज़पेपर मिलता है, तो हमें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। दूसरा सवाल यह भी आता है कि आजकल कोचिंग के द्वारा जो है सो रेडीमेड नोट्स बनाकर दिया जाता है, उसमें न्यूज़पेपर की तमाम सारी चीज़ें जो है सो कवर की जाती है, तो क्या उस स्थिति में भी हमें न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आवश्यकता है। सबसे पहले मैं यह डिस्कस करूंगा कि आपको कौन सी न्यूज़ पढ़नी चाहिए। यदि आप अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं तो आपको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी अखबार जो आपको ठीक लगे वह अखबार आप पढ़ सकते हैं। यदि आप मेरे से निजी राय पूछेंगे कि आपने कौन सा अखबार पढ़ा था, तो मैंने द हिंदू पढ़ा था। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में भी काफ़ी अच्छी खबर आती है, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल लिखा जाता है, तो आप इंडियन एक्सप्रेस को भी कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी में ज़्यादातर छात्र हिंदी माध्यम से जुड़े होते हैं और उनके सामने एक चुनौती होती है कि वह कौन सा अखबार पढ़े। दोस्तों, हिंदी के लिए जैसा कि मेरे बहुत सारे मित्रों ने जो है सो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, हिंदी माध्यम से क्वालिफाई किया है, जब उनसे बात होती है तो 2 नाम उभर कर सामने आता है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, यह अखबार आप पढ़ सकते हैं। यह एक अच्छा अखबार है जिसका जो व्यूज होता है वह संतुलित होता है, जो आपको मदद करेगा इस परीक्षा को क्वालिफाई करने में। यदि आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जनसत्ता, जो कि इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का ही एक अखबार है, आप जनसत्ता भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक सलाह और देना चाहूँगा। यदि आप दिल्ली जैसे बाजार में रहते हैं, मुझे नहीं पता पटना में या किसी अन्यत्र जगह पर यह उपलब्ध होगा या नहीं होगा, लेकिन कई छात्र दिल्ली से तैयारी करते हैं, तो दिल्ली में आजकल इंडियन एक्सप्रेस तथा हिंदू जैसे अखबारों का अनुवादित कॉपीज़ भी मिलता है मार्केट में। तो यदि आप उन अखबारों को पढ़ पाएँ, अनुवादित कॉपीज़ को पढ़ पाएँ, तो काफ़ी अच्छा होगा। यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार मेरा यह निजी अनुभव रहा है, जो हिंदी के अखबार होते हैं उसमें कई बार विशेषज्ञ एडिटोरियल संपादकीय ना लिखकर कई ऐसे लोग संपादकीय लिखते हैं जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं।
जिनका पॉलिटिकल ओपिनियन होता है, लेकिन जब आप ब्यूरोक्रेसी में जाने की सोचते हैं तो आपको एक बैलेंस्ड व्यू रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि यदि आप इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू का अनुवादित कॉपी पढ़ सके तो उत्तम होगा। यदि नहीं मिलता है तो आप दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण तथा जनसत्ता पढ़ना शुरू कीजिए। और अखबार हर दिन आप सुबह जब उठते हैं तो आपकी दिनचर्या शुरू होनी चाहिए अखबार पढ़ने के साथ साथ। दोस्तों, आज के दिन कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो गए हैं, अनअकैडमी भी उन्हीं में से एक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जो प्लेटफॉर्म्स आपको यूट्यूब पर मिलता है उसकी विश्वसनीयता उतनी हो, उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी हो। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सही चीज़ें आपके समक्ष रखता है, लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के बावजूद कभी भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की जो प्रोडक्टिविटी होती है या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की जो यूज़फुलनेस होता है, जिसको हम कहते हैं उपादेयता, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आप लाख यूट्यूब पर वीडियोस देख लें, कहीं भी कुछ देख लें, लेकिन जब तक आप स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ेंगे उनके बिना आपकी सफलता जो है सो बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि हम लोग बुक्स सेक्शन को अलग से देखेंगे कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए तैयारी के दरमियान, इसलिए मैं अभी स्टैंडर्ड बुक्स पर उतनी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक कॉशस नोट जरूर छोड़ूंगा कि आप चाहे जो भी चैनल फॉलो कर रहे हों, जहाँ भी वीडियोज़ देख रहे हों, लेकिन इसके बावजूद आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। अब आगे यदि बढ़ें तो दोस्तों, जैसा कि मैं अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था कि आपको बुक्स पढ़ने चाहिए या वीडियोस देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए। आज का दौर इंटरनेट का दौर है, 21st सेंचुरी वैसे भी कहा जाता है, डिजिटल दुनिया है। इस डिजिटल दुनिया की यदि कोई सकारात्मकता है तो कुछ नकारात्मकताएं भी हैं, और उन नकारात्मकताओं में मैं देखता हूं कि हमारे कई मित्र कई घंटे सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या और तमाम तरह की इंस्टाग्राम, इन सब पर काफ़ी समय व्यतीत कर देते हैं, और जो हमारा प्रोडक्टिव टाइम होता है वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है, और उसमें हमारी पढ़ाई बाधित होती है। हम उस तरह की तैयारी नहीं कर पाते हैं जिस तरह की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि जब आप तैयारी के पीरियड में हो, कम से कम 6 महीने, जब आपको लगता है कि अब परीक्षा बहुत निकट आ गया है, नज़दीक आ गया है, तो उस 6 महीने आपको सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। यदि संभव हो सके तो 1 से 2 घंटा ही आप सोशल मीडिया पर अपना समय व्यतीत करें, उससे ज़्यादा ना करें। यदि आप मेरे से निजी अनुभव पूछेंगे तो तैयारी के दरमियान मैंने व्हाट्सएप जैसे ऐप को बिल्कुल अनइंस्टॉल कर दिया था। मैं मानता हूँ कि इन ऐप्स का कुछ ना कुछ सकारात्मक रोल भी होता है, कई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती हैं, लेकिन यदि हम एक हॉलिस्टिक रिव्यू करें, आप भी जानते हैं यदि हम ईमानदारी से देखेंगे तो हम जितना इनसे सीखते नहीं हैं उससे ज़्यादा हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि कई सारे फ्रेंड्स होते हैं, हम उनसे बातें करते रहते हैं, हमारा समय कैसे निकल जाता है ये हमें पता नहीं चलता है। तो इसलिए आप यदि संभव हो सके तो सोशल मीडिया पर कम से कम समय दें। इससे अच्छा यदि आप यूट्यूब पर अच्छे वीडियोज़ देख रहे हैं, एडुकेटिव वीडियोज़ देख रहे हैं, तो वह आपके समय का सदुपयोग कहलाएगा। तैयारी शुरू कर दी, सब कुछ शुरू कर दिया, लेकिन कई मित्र ने 2 बार परीक्षा दे दी, 3 बार परीक्षा दे दी, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, प्रीलिम्स में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जैसे कि मैंने वीडियोस के शुरू में ही बताया कि जो आज तैयारी हो गई है इतनी कठिन हो गई कि 12 लाख 14 लाख लोग सिर्फ बिहार में अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से 5 लाख लोग अपीयर होते हैं, तो उसमें सफलता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रीलिम्स सबसे बड़ा एलिमिनेशन का राउंड हो चुका है, तो उसमें सफल होने के लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रीलिम्स का जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी तार्किक शक्ति उतनी ज़्यादा डेवलप होगी, आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ जो है सो परीक्षा में क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, और इस तरह से जो है सो आप प्रीलिम्स में घबराएंगे नहीं और आप निश्चित रूप से प्रीलिम्स पास करेंगे। दोस्तों, बिहार सेक्शन से 20-25 क्वेश्चन प्रीलिम्स में खास करके रहता है, और यदि आप मेंस की भी बात करें, इंटरव्यू की भी बात करें, तो तमाम जगह आपको बिहार स्पेसिफिक जो चीज़ें होती हैं वो पढ़नी होती है। तो आपको बिहार वाला जो सेक्शन है वो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को ध्यान में रखते हुए उस सेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। हमारे कई मित्र जो है सो तैयारी करते हैं लेकिन बिहार वाले सेक्शन को नज़रअंदाज कर देते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट में लिखा है कि बिहार सेक्शन पर विशेष बल देते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप मेरे से रणनीति पूछेंगे कि आपके सफलता की रणनीति क्या थी, तो मुझे लगता है कि मैं जब अपने कमरे पर रहता हूं तो मेरा समय व्यर्थ चला जाता है।
मैं उसमें 3 घंटा 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाता हूँ। कई लोग आ जाते हैं, कभी नींद आ जाती है, कभी इंटरनेट चलाता हूँ, कभी व्हाट्सएप चलाता हूँ, तो मेरा समय बर्बाद होता था। तो मैंने एक तरीका अपनाया कि मैं जब तक जेएनयू में हूँ, मैं जेएनयू के रीडिंग रूम में बैठ के तैयारी करूँगा। रीडिंग रूम में बैठने से मुझे 2 फायदा होता था। एक तो मैं सामने हमारे जो ऐसे प्रतिभागी बैठते थे जो कि हमारे साथ कंपीट करने वाले हैं, वो बैठ के पढ़ते रहते, उन्हें देख के एक प्रेरणा मिलती। यदि वह पढ़ रहा है और मैं अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ जिनके साथ मुझे कंपीट करनी है, तो निश्चित रूप से यदि मैं अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ तो मैं पीछे जा रहा हूँ। दूसरा फायदा, कमरे पे नींद आती है, यहाँ रीडिंग रूम में बैठ के आपको नींद नहीं आएगी। तो मेरा यह एक सलाह है कि यदि आप कोशिश कर सके, यदि आपके लिए संभव हो सके, तो आप कमरे पे ना रहें, रीडिंग रूम में बैठे, लाइब्रेरीज में बैठे, दोस्तों के पीयर ग्रुप के बीच में बैठे जो कि आपके साथ तैयारी करते हैं। इससे आपके समय का जो है सदुपयोग होगा। दोस्तों, बिहार में प्रीलिम्स पास करने के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है कि आप बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ें। कई बार हम जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वहाँ इकोनॉमिक सर्वे को बहुत ही गंभीरता से पढ़ते हैं, लेकिन बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है। लेकिन आप यदि प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस बिहार इकोनॉमिक सर्वे से सीधा सीधा आता है। चूँकि हम बुक लिस्ट में बिहार इकोनॉमिक सर्वे के बारे में फिर से बात करेंगे, इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बिहार के प्रीलिम्स में पिछले 3-4 सालों से एक नया विकल्प आया है, ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में 2 तरीके की बातें होती हैं कि मोर देन 2 ऑप्शंस आर करेक्ट और नन ऑफ देम आर करेक्ट। ऐसा बिहार ने देना शुरू किया है। आपको पता होगा कि पहले जब बिहार की परीक्षा होती थी तो हर प्रीलिम्स के बाद कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे जिस पर कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती थी और एग्जाम का पूरा प्रोसेस ही डिले हो जाता था, क्योंकि पूरा मामला ही कोर्ट में चला जाता था। तो बिहार इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बिहार ने एक नई तरकीब निकाली है जिसमें ई ऑप्शन उन्होंने देना शुरू किया है। लेकिन जैसे क्वेश्चंस के ट्रेंड को देखा जाए और मेरे आप निजी अनुभव से पूछेंगे तो मैं मानता हूं कि बिहार सोची समझी रणनीति के तहत किसी विकल्प को ई ऑप्शन के लिए तैयार नहीं करता है। वह विवादों से बचने के लिए, कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करने के लिए और टाइमली एग्जामिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक ई विकल्प देता है। इसलिए कई मित्र क्या होता है, जहां भी कंफ्यूजन होता है सीधा ई ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। आपको ई ऑप्शन से बचना चाहिए। जब तक कि आप बिल्कुल श्योर ना हो कि इस क्वेश्चन का आंसर ई ही होगा या एक से ज़्यादा विकल्प सही है, तभी आप ई उसमें सेलेक्ट कीजिए। नहीं तो आपको ई ऑप्शन से बचना चाहिए। ए बी सी डी में जो भी आपको ज़्यादा प्रोबेबल आंसर लगे, आपको उसके लिए जाना चाहिए। दोस्तों, तैयारी के दौरान हम कई बार ये करते हैं कि बहुत सारा रिपोर्ट्स आता है, बहुत सारे, कुछ तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ये सब तो कई इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जारी किया जाता है। तो ऐसे 5-10 इंडेक्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मैंने पाया है कि कई स्टूडेंट्स या कई मित्र जो हैं वो ऐसे निरर्थक इंडेक्सेस को याद करने में रह जाते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता है और वो पूरा समय उसी को याद करने में दे देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर सलाह देना चाहूँगा कि ऐसे निरर्थक चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। इससे आपके समय की भी बचत होगी और जो आपकी मानसिक ऊर्जा है उसकी भी बचत होगी। दोस्तों, उसके बाद यदि हम बात करें कि जैसे प्रीलिम्स में कई लोग पूछते हैं कि आप कितना क्वेश्चन सही बना लेते हैं। दोस्तों, सही क्वेश्चन किसी को भी 70-80 से ज़्यादा नहीं आता है 150 में। तो बाकी क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है आपको एलिमिनेशन की स्ट्रेटजी सीखनी होगी। यदि आपको पता है कि बी और सी ऑप्शन नहीं है, ए और डी में से कोई एक ऑप्शन है, तो आप वहाँ पर 50% पर रिस्क ले सकते हैं और ज़्यादातर संभावना है कि आपका ऑप्शन सही होगा। लेकिन आप यदि एलिमिनेशन की टेक्निक सीख लेंगे तो आपके लिए यह अच्छा होगा। और वो एलिमिनेशन आप तभी सीख सकते हैं जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। यदि प्रीलिम्स आपने पास कर लिया, उसके बाद कई मित्र क्लूलेस होते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। प्रीलिम्स तो पास कर लिया, ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है, जीएस की तैयारी नहीं है, लिखने का आदत नहीं है, अब मेंस की तैयारी कैसे किया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर सलाह देना चाहूँगा, यदि आप सच में बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप सच में इसमें क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी शुरू मत कीजिए। आप प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग की तैयारी शुरू मत कीजिए। आपने जब यह ठाना कि आप मुझे बीपीएससी का परीक्षा देना है, आप उस दिन से बीपीएससी के लिए आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। आप अखबार पढ़ रहे हैं, नित्य कोई ना कोई नया मुद्दा आता है, अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस तरह के कई मुद्दे आते हैं। आप अखबार पढ़ते हैं, उस पर अपने व्यूज़ प्रकट कीजिए, उसको लिखिए, दोस्तों से उसको चेक करवाइए, यदि कोई सीनियर है, सिलेक्टेड है, उनसे चेक करवाइए। इससे आपकी एक राइटिंग एबिलिटी डेवलप होगी और आप जो है सो सफलता की तरफ बढ़ेंगे। प्रीलिम्स के बाद आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, मेंस में कई लोग जो है सो बार बार असफल होते हैं। वह इसलिए असफल होते हैं कि कई बार हम ऐसे हैंडराइटिंग में अपने आंसर्स प्रेजेंट करते हैं जो कि इवेल्यूएटर्स को देखने में बहुत असहज होता है, उनको इरिटेशन होता है और आपकी कॉपी को एवरेज मार्क्स देकर वह कॉपी से आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, सफलता के लिए एक बहुत ही बड़ा मूल मंत्र है कि आप अपने आंसर्स को अच्छे हैंडराइटिंग में लिखें, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ लिखें, उसमें डायग्राम्स का यूज़ करें, मैप्स का यूज़ करें, फ्लो चार्ट, पाई
चार्ट, जितने तरीके का चार्ट बना सकते हैं उसे बनाएं। मेंस आंसर राइटिंग के बारे में कभी हम विस्तार से और भी बातें करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी बात और इंटरव्यू के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कई मित्र मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, इंटरव्यू में खराब मार्क्स आता है, तो उनसे कैसे टैकल किया जाए। दोस्तों, ना ही आप राइटिंग एबिलिटी एक दिन में डेवलप कर सकते हैं, ना ही आप इंटरव्यू में जो अपना व्यक्तित्व लेके जाते हैं, पर्सनालिटी लेके जाते हैं, वह एक दिन में डेवलप कर सकते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, जो कि धीरे धीरे समय के साथ विकसित होता है। इसलिए जब आपने ठाना है कि आपको बीपीएससी की तैयारी करनी है, आप निरंतर अपने दोस्तों के साथ बात करते रहिए, टीचर्स के साथ बात करते रहिए, स्टेज पर मौका मिलता है तो कुछ बोलिए, बातें कीजिए। इससे आपका स्टेज फियर दूर होगा और आपकी वाक्पटुता डेवलप होगी, आपका एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। और इस तरह से जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके मन में डर नहीं रहेगा, आप जो है आत्मविश्वास के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे और इस तरह से आप तीनों स्टेज क्लियर करके बीपीएससी में अच्छे रैंक के साथ सफल हो पाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे और वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। धन्यवाद।